नमस्कार, मैं अमित कुमार मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे एकेकी फलन। एकेकी फलन और आच्छादक फलन और आच्छादक फलन क्या होते हैं, इनको कैसे अपन पता करेंगे कि कौन सा फलन आच्छादक है, कौन सा एकेकी है। एकेकी को बोलते हैं 1 1 और आच्छादक फलन को बोलते हैं ऑन टू। 1 1 को बोलते हैं इंजेक्टिव, दूसरा नाम है इसका, कई बार ये भी एग्जाम में दिया हुआ होता है। और आच्छादक को बोलते हैं सर्जेक्टिव। आज की क्लास में अपन ये पढ़ेंगे एकेकी फलन क्या होता है, यानी इंजेक्टिव फलन या 1 1 और आच्छादक फलन यानी ऑन टू या सर्जेक्टिव। तो पहले अपन बात कर लेते हैं एकेकी फलन की, कि एकेकी जो फलन होता है वो क्या होता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं एकेकी फलन क्या होता है। तो देखिए, एकेकी फलन होता है, अपन ने जब फंक्शन की बात करी थी कि कोई फंक्शन है वो ए से बी पे डिफाइन है, यानी ए है इसका क्या है, प्रांत है, और बी पे इसका सहप्रांत है, इससे ये इस पे जा रही है इमेज। तो देखिए, जो ए के अंदर यानी प्रांत के अंदर जो अवयव होते हैं, तो जितने भी अवयव हैं, जैसे ए है, बी है, सी है, जितने भी अवयव हैं, इन सब की इमेज किस में होती है, बी में होती है। यानी कोई भी अवयव से नहीं बचता। और जो प्रत्येक अवयव है वो सिर्फ और सिर्फ किससे जुड़ता है, एक अवयव से जुड़ता है। यानी कोई भी फलन है तो उसके प्रांत में तो अपन कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि प्रांत पे पहले से दो कंडीशन लगी हुई है कि प्रांत का कोई भी अवयव है वो शेष नहीं रहेगा, और प्रत्येक अवयव की जो इमेज आएगी वो क्या आएगी, अद्वितीय होगी। तो प्रांत के अंदर तो अपने पास में कोई पॉसिबिलिटी नहीं। लेकिन जो सह प्रांत है अपने पास में, या 1 2 3 कुछ भी यहाँ पे एलिमेंट है, तो देखो यहाँ हो सकता है कि कुछ अवयव है वो डोमेन के अवयव हैं, उनसे एक अवयव से ही, मान लो एक अवयव है वो इसके 2 अवयव से जुड़ रहा हो, या 3 से जुड़ रहा हो, या 4 से जुड़ रहा हो, एक से ज़्यादा से जुड़ रहा हो, या नहीं जुड़ रहा हो। जो भी कंडीशन अपनी बनती है वो किस में बनती है, सह प्रांत पे बनती है। कि भाई कुछ अवयव क्या हो सकता है, एक से ज़्यादा अवयव से ये जुड़ रहा हो सह प्रांत के अवयव, या हो सकता है किसी से नहीं जुड़ रहे हों, या हो सकता है सह प्रांत में कुछ अवयव बच जाए लास्ट में जो किसी भी अवयव से ना जुड़ रहे हों। तो जो भी कंडीशन अपनी बचती है वो किस में बचती है, सह प्रांत में। सह प्रांत में 2 कंडीशन होती है, पहली कि अवयव है वो अद्वितीय है, जुड़ रहा है वो, या एक से ज़्यादा अवयव से जुड़ रहे हैं, एक से ज़्यादा। 2 कंडीशन होती हैं, या तो एक से ज़्यादा से जुड़ रहे होंगे या एक से जुड़ रहे होंगे। तो इस कंडीशन में तो अपन एक से ज़्यादा या अद्वितीय है, इसमें तो अपन डिफाइन करते हैं 1 1। इसके अकॉर्डिंग कौन सा डिफाइन करते हैं, 1 1। और एक होता है कि अवयव शेष रह रहे हैं या नहीं रह रहे, यानी जो परिसर है वो प्रांत सह प्रांत के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अवयव शेष रह रहे हैं या शेष रह रहे हैं या नहीं, इस पे कंडीशन बनती है। तो यदि अवयव शेष रह रहे हैं तब तो वो कैसा हो जाएगा, इनटू यानी कि अंतरसेप्टी। और यदि अवयव शेष नहीं रह रहे हैं यानी रेंज और परिसर बराबर है, तब कैसा हो जाएगा, आच्छादक यानी कि ऑन टू। तो इस कंडीशन में जब अवयव बच रहे हैं या नहीं बच रहे, तब अपन डिफाइन करते हैं ऑन टू और इनटू, आच्छादक और अंतरसेप्टी। और यदि अवयव जो जुड़ रहे हैं वो अद्वितीय जुड़ रहे हैं और या एक से ज़्यादा अवयव से जुड़ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अपन डिफाइन करते हैं 1 1 और मनी 1, एकेकी और बहु एकेकी। तभी देखते हैं अपन पहला एकेकी। तो पहला ही पहला जो अपना आता है वो आता है एकेकी। पहला जो पहला अपना आता है वो आता है एकेकी फलन। एकेकी फलन, एकेकी फलन कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, एकेकी फलन ज्ञात करने की विधि कौन कौन सी है, यानी एकेकी फलन आप कैसे ज्ञात करोगे, ज्ञात करने की विधि। एकेकी फलन अपने को चेक करना है, तो कौन कौन सी अपने पास में विधि है एकेकी विधि, कि यह फलन एकेकी है या नहीं। पहला ही पहला इसकी कंडीशन ये है, देखिए कोई भी अपने पास में फलन दिया हुआ है तो उसके जो प्रांत के कोई भी 2 अवयव ले x1 और x2, यदि ये दोनों बराबर नहीं है तो यहाँ से अपने पास में जो रिजल्ट आना चाहिए वो आना चाहिए कि f(x1) है वो किसके बराबर नहीं है, f(x2) के बराबर भी नहीं है। यदि ऐसा आता है तो वह फलन एकेकी है। दूसरा, इसके अंदर यदि कंडीशन आती है कि यदि f(x1) बराबर है f(x2) के,
तो यहाँ से आना चाहिए अपने पास कंडीशन x1 की जो कंडीशन है वो आनी चाहिए x2 के बराबर। यानी यदि ये दोनों विधियों में से कोई सा भी एक मेथड आप चेक करते हो और ये आपके पास यदि x1 बराबर x2 नहीं है तो आपके पास fx1 बराबर x2 भी नहीं होना चाहिए। यदि fx1 और x2 आप शुरू में बराबर लेके चलते हो तो लास्ट में आपके पास रिजल्ट आना चाहिए कि x1 और x2 क्या है, बराबर हैं। यदि ये दोनों कंडीशनों में से कोई सी भी एक कंडीशन आप चेक करना शुरू करते हो और वो लास्ट में रिजल्ट सही दे रही है तो फलन एक एक ही है, और यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो फलन बहु एक एक ही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कंडीशन ही मैंने क्यों ली, तो देखिए अपन एक चीज़ देखते हैं कि यदि f अपन जो पहली कंडीशन का उल्टा लेते कि f(x1) इज नॉट इक्वल टू f(x2), कि f(x1) और f(x2) बराबर नहीं है, तो आपको पता ही है कि यदि कोई फलन है, यदि कोई भी अपने पास में फलन है तो यहाँ पे दो अपने पास में एलिमेंट हैं, इसके सह प्रांत में कौन कौन से, f(x1) दोनों अलग अलग हैं भाई, इक्वल टू नहीं है तो दोनों क्या है, अलग अलग हैं। अब ये देखो फलन है तो यहाँ पे कोई भी अवयव होंगे a b c, ये क्या कह रहा है कि दोनों बराबर नहीं है। तो आपको पता है कि जो ये प्रांत है इसका कोई भी अवयव सह प्रांत के अवयवों से जुड़ता है तो वो क्या जुड़ता है, यूनिक जुड़ता है। जैसे यदि a है वो f(x1) से जुड़ गया तो अब a है वो f(x2) से नहीं जुड़ सकता, क्योंकि इसकी जो इमेज होती है वो कैसी होती है, अद्वितीय। अब इससे या तो b जुड़ेगा या c जुड़ेगा या d जुड़ेगा, कोई दूसरा अवयव इसमें जुड़ेगा, जैसे मान लो c जुड़ रहा है। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकाल लेगा कि a और c बराबर है क्या, नहीं है, दोनों अलग अलग अवयव हैं। तो यहाँ से x1 है वो x2 के बराबर नहीं है। तो ये कंडीशन तो हमेशा सत्य है, ये तो यदि फलन है तो ये क्या है, हमेशा सत्य है। किसी भी फलन के लिए यह हमेशा सत्य है, यदि कोई फलन है तो उसके लिए हमेशा सत्य है ये बात। कोई भी यदि आपने फलन लिया है उसके लिए हमेशा क्या है, सत्य है। इससे तो आपको कोई निष्कर्ष निकलना ही नहीं है। यदि ये फलन है तो ये तो आपके पास कंडीशन पहले से ही है कि यदि f(x1) और f(x2) बराबर नहीं है तो x1 और x2 बराबर हो भी नहीं सकते। यदि बराबर हो गए तो फिर तो वो फलन ही नहीं होगा। क्यों कि फलन के अंदर जो इमेज होती है वो कैसी होती है भाई, x1 और x2 की इमेज होनी चाहिए, वो अद्वितीय होनी चाहिए। यदि दोनों अलग अलग हैं और यहाँ पे आ गया x1 बराबर x2, यानी एक ही x है वो किससे जुड़ रहा है, f(x1) से भी जुड़ रहा है और f(x2) से भी जुड़ रहा है, तो ये कंडीशन तो हमेशा सत्य होती ही है, क्योंकि ये फंक्शन की डेफिनेशन है। और अब ये किसकी कंडीशन है, ये प्रांत की कंडीशन है, ना कि सह प्रांत की। और अपने को एक एक ही चेक करना है तब अपने को किस पे जाना होता है, सह प्रांत पे। इसलिए एक एक ही चेक करने का पहला तरीका ये होता है कि x1 और x2 को अपन लेके चलेंगे कि दोनों बराबर नहीं है, तो अपन कहाँ पहुँच जाएंगे कि f(x1) और f(x2) है ये भी बराबर नहीं होने चाहिए। यदि ऐसी कंडीशन हो रही है तो ये फलन एक एक ही है। दूसरा आप कह रहे हैं f(x1) बराबर x2 बराबर x1 x2। आप सोच रहे होंगे यदि मैं x1 बराबर x2 ले लूँ, यानी इस कंडीशन का उल्टा कंडीशन, और यहाँ से मेरे पास निष्कर्ष निकलता है f(x1) बराबर f(x2), तो देखिए यह भी फलन है। यदि कोई फलन अपन यहाँ से ले रहे हैं, ये a है, ये b है, ये c है, और यदि यहाँ पे कोई अपन इसका सह प्रांत ले रहे हैं 1 2 3, तो देखिए x1 बराबर x2 है, यानी कि वो पॉइंट क्या है, a है। मान लेते हैं अपन a पॉइंट है, x1 और x2 बराबर है, इसका मतलब ये पॉइंट क्या होगा, a ही होगा भाई, दोनों बराबर हैं। तो अब ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है f(x1) बराबर f(x2), यानी कि इसकी इमेज है वो दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। यदि दोनों बराबर हैं तो जो अगर इनकी इमेज होगी वो भी बराबर होगी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि फलन के अंदर जो इमेज होती है वो अद्वितीय होती है। मान लो यहाँ से आप ये निष्कर्ष निकालोगे दोनों बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो तो डेफिनेशन ही गलत हो जाएगी। ये तो फलन की परिभाषा ही है कि f(x1) और x2 दोनों बराबर हैं तो इनकी इमेज भी क्या आएगी, दोनों की बराबर ही आएगी। क्यों, x1 बराबर x2 का मतलब एक ही एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है तो उसकी इमेज भी कितनी आएगी, एक ही आएगी। तो यह बात भी फलन के लिए हमेशा क्या है, सत्य है। और ये तो फलन के लिए हमेशा ही क्या है, सत्य है। आपको मान लो कोई कई बार कंडीशन दे दे कि x1 बराबर x2 से अपने पास में आ गया f(x1) बराबर f(x2), फिर आपको कथन दे कि किसी भी फलन के लिए एक एक ही होगा, बहु एक एक ही होगा, ये तो आप इससे कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। क्यों, ये तो कोई यदि फलन है तो उसके लिए हमेशा सत्य है। तो इसलिए अपन जब भी एक एक ही और बहु एक एक ही चेक करते हैं तो अपने पास में ये दो कंडीशन होती हैं, कौन कौन सी, पहली और दूसरी। यदि x1 इज नॉट इक्वल टू x2 तो f(x1) है वो भी f(x2) के बराबर नहीं आना चाहिए, और यदि f(x1) बराबर x2 लेके चलते हो तो लास्ट में x1 और x2 बराबर आने चाहिए, तो आप उसको कह दोगे एक एक ही है। और यदि ऐसा नहीं आता है तो वह फलन एक एक ही नहीं है। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना। ये तो हो गया पहला मेथड। दूसरा अपन कैसे क्या कर सकते हैं कि अपने को निकालना है, तो यदि अपने को y बराबर fx फलन दे रखा है, y बराबर fx, ये अपने पास में फलन दे रखा है y बराबर fx, तो अपन क्या करेंगे, y डैश निकालेंगे, y डैश बराबर f डैश x। तो यहाँ से अपने पास में एक निष्कर्ष निकलता है कि यदि f डैश x ग्रेटर देन 0 है, यानी निरंतर वर्धमान होगा, निरंतर
निरंतर वर्धमान। एफ डेस एक्स ग्रेटर देन जीरो है हमेशा फॉर ओरल, जितने भी एक्स आएंगे उन सब के लिए एफ डेस एक्स है वो हमेशा क्या है, जीरो से बड़ा है, फॉर ऑल एक्स। तो निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान का मतलब क्या हो गया, फलन की वैल्यू ऐसे भाई बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी, कहीं भी मतलब हर आगे वाली वैल्यू रखोगे वो निरंतर वर्धमान मतलब आगे वाली बड़ी वैल्यू आएगी, तो ये बढ़ता जाएगा। तो अब ये क्या हो गया, एक एक ही हो गया। क्यों कि आप इसके अंदर एक्स एक्स के समांतर कोई भी रेखा खींचोगे तो वो और सिर्फ फलन को कितनी जगह कट कर रही है, एक जगह कट कर रही है, यानी अपने को हर जगह एक वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब फलन कैसा हो गया, एक एक। अब ये आता है कि यदि एफ डेस एक्स कहीं जीरो हो रहा है, एफ डेस एक्स है वो ग्रेटर देन जीरो है और इक्वल टू भी जीरो है, तब क्या होगा। तो देखो एफ डेस एक्स ग्रेटर देन जीरो है और इक्वल टू भी जीरो है, तो यहाँ से जो ग्रेटर देन जीरो है उससे तो क्या होगा, निरंतर वर्धमान होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ पे जीरो हो रहा है तो एफ डेस एक्स जहाँ जीरो हो रहा है बराबर जीरो, तो यह एक्स के अलग अलग बिंदु पे होना चाहिए, एक्स के अलग 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 बिंदु पर होना चाहिए, यानी जीरो हो रहा है तो वो अलग अलग बिंदु पे होना चाहिए, तब आप फलन को बता सकते हो कि यह फलन एक एक ही है, यह फलन बहु एक एक ही है। यानी तो यदि ऐसा अलग अलग बिंदु पे है तब तो आप कह दोगे फलन एक एक ही है। और यदि किसी अंतराल में है, अंतराल के अंदर जीरो आ रहा है, तब फलन कैसा हो जाएगा, बहु एक एक ही। ये यदि अलग अलग जीरो है तब तो एक एक ही होगा, और यदि यह अंतराल में जीरो है तब फलन कैसा हो जाएगा, बहु एक एक ही। अब आप सोच रहे होंगे बहु एक एक ही क्यों हो जाएगा, भाई अंतराल में जीरो है इसका मतलब कोई भी आप वक्र बनाओगे उसमें अंतराल के अंदर जीरो है, इसका मतलब वहाँ पे क्या ले लेगा, कांस्टेंट वैल्यू ले लेगा। भाई एफ डेस एक्स किसी अंतराल में जीरो है, इसका मतलब उसकी वैल्यू कैसे हो जाएगी, कांस्टेंट, फिर ये फलन वापस से बढ़ना शुरू कर देगा। तो इसका ग्राफ इस तरीके से आएगा यदि अंतराल है तो। अब देखो ये एक ही जगह कितने आ रहे हैं, इस एक्स वन पे भी वैल्यू कितनी आ रही है, सेम आ रही है, इस एक्स वन पे भी सेम आ रही है, इस एक्स पे भी सेम आ रही है, इस एक्स पे भी सेम आ रही है, यानी कि एक ही वैल्यू कई एक्सों से जुड़ रही है, तो फलन कैसा हो जाएगा, बहु एक एक की। इसलिए जो एफ डेस एक्स जीरो हो रहा है वो अलग अलग बिंदु पे होना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। और सेम कंडीशन अपनी पास में लागू होती है, एफ डेस एक्स है वो लेस देन जीरो है, यानी कि निरंतर हाशमान है, तो भी फलन कैसा होगा, एक एक ही। हाशमान है तो फलन कैसा होगा, एक एक ही। और यदि एफ डेस एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो है, तो जो एफ डेस एक्स जीरो हो रहा है वो यदि अलग अलग पॉइंट पे हो रहा है जीरो, अलग अलग पॉइंट पे जीरो हो रहा है, तब तो क्या होगा, एक एक ही। और यदि किसी अंतराल में जीरो हो रहा है, अंतराल में जीरो हो रहा है, तो फलन कैसा हो जाएगा, बहु एक एक, बहु एक एक। इस तरीके से आप इनका आउटलाइन करके चेक करें कर सकते। ये हो गया अपना दूसरी विधि। तीसरा इसमें जो मेथड आता है अपना, तीसरा मेथड ये आता है ग्राफ से। जैसे अपन फलन चेक कर रहे थे ना वाई एक्स के समांतर, तो ग्राफ के अंदर अपन क्या करेंगे, एक्स एक्स के समांतर रेखा, समांतर रेखा अधिक से अधिक एक जगह कट करनी चाहिए, तब तो कैसा हो जाएगा, एक एक ही, अधिक से अधिक, यानी या तो कट करे ही ना, या करे तो एक बिंदु पे ही कट करे, अधिक से अधिक एक बिंदु पे कट करे। अधिक से अधिक एक बिंदु पे कट करने का मतलब या तो कट करेगी नहीं, या करेगी तो एक बिंदु पे कट करेगी। तो यदि एक्स एक्स के समांतर रेखा अधिक से अधिक एक बिंदु पे कट कर रही है, तब फलन कैसा हो जाएगा, एक एक। और यदि एक से ज़्यादा पे कर रही है तब कैसा हो जाएगा, एक बिंदु पर कट करे तब एक एक ही, तब कैसा फलन हो जाएगा, एक एक ही। अन्यथा कैसा हो जाएगा, बहु एक एक ही, यानी कि मैन्युअल। अन्यथा अन्यथा बहु एक एक। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा आप क्यों बोल रहे हो। देखिए जब आप फलन का ग्राफ बनाओगे, मान लीजिए ये फलन है, तो देखिए अपन इसके अंदर जैसे मैंने ये ग्राफ बनाया, किसी फलन का ग्राफ मैंने ऐसा बनाया, ये मेरे पास फलन। अब मैं इसमें वाई एक्स एक्स के समांतर कोई भी रेखा खींच रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ इसको कितनी जगह कट कर रही है, एक जगह कट रही है हर रेखा, यानी कि इसकी जो वाई की वैल्यू मिल रही है वो एक जगह कट कर रही है। इसका मतलब हर वाई वन जो वैल्यू मिल रही है अपने को, वो हर एक्स के अलग अलग वैल्यू मिल रही है, एक ही संगत नहीं मिल रही है। यानी जो वाई अपने को वैल्यू मिल रही है, वाई वाई बराबर एफ एक्स है, इसके अंदर आप वाई एक्स के जो समांतर रेखाएं खींच रहे हो, इसका मतलब जो वाई की वैल्यू आ रही है वो सब बिंदुओं पे क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है, हर पे अलग अलग आ रही है। इसका मतलब यह फलन कैसा हो जाएगा,
एक एक ही हो जाएगा। और यदि एक से जगह ज़्यादा पे कट कर रही है, जैसे मान लीजिए ये फलन अपन बना रहे हैं और ये आ गया अपने पास में एक से ज़्यादा पे कट कर रही है, ये मान लो, तब देखो एक बिंदु ये आ गया, एक बिंदु ये आ गया, यानी कि ये वाला बिंदु जो सेम वैल्यू है वाई की, वो एक्स यहाँ वाला जो एक्स है उस पर भी मिल रही है, और ये सेम वैल्यू यहाँ वाले एक्स पे भी मिल रही है। यानी कि बिंदु कितने बिंदुओं पे मिल रही है? दो बिंदुओं पे मिल रही है। यानी कि जो प्रांत के दो है x1 और x2, ये सेम बिंदु से जाके मिल रहे हैं, तो वो क्या हो गया, पर जो एक बिंदु भी क्या हो गया, एक से ज़्यादा से मिल रहा है, तो फलन कैसा हो गया? बहु एक एक ही। और यदि अलग अलग मतलब सिर्फ एक ही जगह कट कर रही है या कहीं नहीं भी कट करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ उसकी इमेज कितनी मिल रही है, या तो एक मिल रही है या कोई भी किसी से वो नहीं जुड़ रहा है, तब उसका क्या हो गया? फलन एक एक ही हो गया। और यदि एक से ज़्यादा जगह कट कर रही है तो फलन बहु एक एक ही हो गया। तो इस तरीके से आप फलन को एक एक ही और बहु एक एक ही चेक कर सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर दूसरी एक जो मेन पॉइंट आता है वो ये कि सम फलन होते हैं वो हमेशा बहु एक एक ही होते हैं। सम फलन बहु एक एक ही होते हैं, बहु एक एक ही होते हैं। अब आप सोच रहे हैं ऐसा मैंने कैसे कहा? तो भाई जैसे आप इसका ग्राफ बनाते हो, ये मान ले सम फलन है, तो सम फलन क्या होते हैं? वाई एक्स के सापेक्ष क्या होते हैं? सममित होते हैं। यानी कि जो इधर बनेगा ग्राफ वैसा ही सेम टू सेम इधर बनेगा। अब इसमें आप वाई एक्स एक्स के समांतर कोई रेखा खींच रहे हो तो वो कितनी जगह कट कर रही है? दो जगह कट कर रही है। इसका मतलब फलन पे एक सेम x1 पे और x2 पे वैल्यू क्या आ रही है? वाई की सेम वैल्यू मिल रही है, तो फलन कैसा हो जाएगा? बहु एक एक ही हो जाएगा। तो जो सम फलन होते हैं वो हमेशा बहु एक एक ही होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अभी अपन ने तीन विधि पढ़ी है। एक तो पढ़ी है कि अपन को पहली विधि अपन ने पढ़ी थी कि यदि अपने को करना है तो x1 को लेके मानना है अपने को, x1 और x2 बराबर नहीं है ये मान के चलना है, और अपने पास में निष्कर्ष यदि ये आ जाता है कि f(x1) इज नॉट इक्वल टू f(x2) तो फलन एक ही हो जाएगा। और यदि अपने लिया f(x1) बराबर f(x2) ये लेके चलते हैं और अपने पास लास्ट में निष्कर्ष आ जाता है x1 बराबर x2, तो भी फलन एक ही हो जाएगा। इसके बाद में अपन ने देखा था ग्राफीय विधि कि यदि अपन ग्राफ खींचते हैं, फलन निरंतर वर्धमान आ रहा है तो फलन कैसा होगा? एक एक ही। यदि फलन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है, यानी जीरो हो रहा है, वो अलग अलग बिंदुओं पे हो रहा है, डिस्टिंक्ट पॉइंट पे हो रहा है, जैसे मान लो कि पाई पे हो रहा है, फिर 2 पाई पे हो रहा है, फिर 3 पाई पे हो रहा है, अलग अलग पॉइंट पे जीरो हो रहा है, तब फलन कैसा होगा? एक एक ही। और यदि सेम मतलब एक अंतराल के अंदर अपने पास में जैसे a, b अंतराल के अंदर पूरे में क्या हो रहा है? f(x) जीरो हो रहा है, चाहे वो अंतराल कितना भी छोटा हो। अंतराल को अपना ये मतलब नहीं है कि उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, अंतराल कितना भी छोटा हो, यदि वो अंतराल के अंदर जीरो हो गया इसका मतलब वो फलन कैसा हो गया? बहु एक एक ही हो गया। और यदि फिर ग्राफ से देखते हैं, यदि x अक्ष के समांतर आप रेखा खींच रहे हो वो उसको एक से ज़्यादा जगह कट कर रही है तो कैसा हो जाएगा? बहु एक एक ही। या तो जीरो पे कट कर रही है या एक बिंदु पे कट कर रही है तो कैसा हो जाएगा? एक एक ही। ये अपने पास में तीन मेथड है, इनसे आप एक एक ही और बहु एक एक ही चेक कर सकते हो। अब अपन इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कि y बराबर x mod x, ये आपसे पूछे कि फलन एक एक ही है या बहु एक एक ही है। तो देखिए पहले इस फलन को अपन डिफाइन करते हैं। तो y बराबर, देखिए जो मॉडुलस x है वो दो जगह डिफाइन होता है, एक तो x की वैल्यू क्या हो? जीरो से बड़ी हो, और एक x की वैल्यू जीरो से छोटी हो, और एक x की वैल्यू जीरो के बराबर हो। देखिए x की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी तो मॉडुलस x क्या खुलेगा? प्लस x, यानी कि x स्क्वायर। जीरो पे तो वैल्यू जीरो है ही। लेस देन जीरो पे खुलेगा माइनस x, और माइनस, और ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए अपन एक्स स्क्वायर का ग्राफ जानते ही हैं, तो अपन इसका ग्राफ बना सकते हैं इजीली। देखिए जीरो पे इसकी वैल्यू कितनी होगी? जीरो। जीरो पे इसकी वैल्यू कितनी होगी? जीरो होगी। जब जीरो से बड़ी संख्या आप लोगे, तो जीरो से बड़ी संख्या कोई भी लोगे तो इसकी जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा ऐसा, ये परवलय बनेगा। और माइनस एक्स स्क्वायर है, ये इसका ग्राफ बनेगा ऐसा कुछ नीचे की तरफ। थोड़ा सा अपन इसको सही से बना लेते हैं, तो अपने पास में इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, नीचे की तरफ ग्राफ बन जाएगा ऐसा। ये इसका ग्राफ बन रहा है। अब देखिए इसमें आप वाई एक्स के समांतर कोई भी रेखा खींच रहे हो तो वो कितनी जगह कट कर रही है? सिर्फ और सिर्फ एक जगह कट कर रही है। इसका मतलब ये फलन कैसा हो गया? एक एक। कैसा हो गया? ये फलन एक एक ही हो गया, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कितनी जगह कट कर रही है? एक जगह कट कर रही है। भाई वाई बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो आपको बनाना आता ही होगा। परवलय है तो मैंने परवलय का ग्राफ बना दिया। ये एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए प्लस एक्स स्क्वायर वाला परवलय बन गया, और जब लेस देन जीरो था उसके लिए माइनस एक्स स्क्वायर, यानी माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब वाई की वैल्यू क्या आएगी? उसमें नेगेटिव आएगी, तो नेगेटिव आएगी तो ये ग्राफ बन गया।
और y बराबर एक्स स्क्वायर है, यानी y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, तो ये वाला ग्राफ बन गया। ये इसका पूरा ग्राफ मैंने बना दिया। देखो ये ग्राफ का फायदा है, यदि आपको ग्राफ आते हैं तो आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। y बराबर x माइनस 2 का मॉड, ये अपने को चेक करना है एक एक की है या बहु एक एक की है। तो देखिए अपन इसका ग्राफ जानते हैं कि ये क्रांतिक बिंदु है, यानी x माइनस 2 को 0 के बराबर रखोगे तो x बराबर 2, तो ये जो मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ बनता है वो इसको 0 पे रखने पे उस पे वी शेप का बनता है। ये बन गया x बराबर 2 पे वी शेप का। अब देखिए इसके अंदर आप कोई भी रेखा खींच रहे हो, वो कितनी जगह कट कर रही है, 2 जगह कट कर रही है, यानी सेम अलग अलग एक्स पे सेम y की वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब यह फलन कैसा हो जाएगा, बहु एक एक। यह फलन कैसा हो जाएगा, बहु एक एक। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अपने पास में y, ऐसे आप और भी ग्राफ बना के चेक कर सकते हो कि कौन सा फलन एक एक ही होगा, कौन सा बहु एक एक ही होगा। जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसका मॉडुलस फंक्शन लिया हुआ है। तो देखिए इसका ग्राफ बनाना है, तो ये हो गया y बराबर x इंटू एक्स माइनस 2 का मॉडुलस। जब इसका ग्राफ बनाओगे आप, तो इसका ग्राफ देखिए सबसे पहले अपन बना लेते हैं y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x का ग्राफ। मैंने जो इंपॉर्टेंट ग्राफ वाला टॉपिक कराया था उसमें आपको ग्राफ्स बनाने सिखाए थे। तो ये अपने पास में क्या है, एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। इसके मूल कितने हैं, x बराबर 0 और x बराबर 2, यानी कि x बराबर 0 और x बराबर 2 पे इसकी वैल्यू 0 होगी। क्योंकि जो एक्स स्क्वायर है इसका गुणांक प्लस में है, तो प्लस इन्फिनिटी पे भी इसकी वैल्यू कितनी होगी, प्लस इन्फिनिटी, और माइनस इन्फिनिटी पे भी इसकी वैल्यू कितनी होगी, प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे तो कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। यानी इसका ग्राफ बनेगा ऐसा कुछ। इसका ये ग्राफ बनेगा। अब अपने को ग्राफ बनाना है मॉडुलस का, यानी कि y बराबर मोड एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो देखो इसका ग्राफ बनाना मैंने आपको बताया था। इसका जो ग्राफ बनता है वो जो प्लस वाला भाग है उसको तो ऐसा कैसा लिख लेते हैं, ये तो प्लस वाला भाग है, इसको तो ऐसा कैसा लिख लेते हैं। और जो भाई ये वाई एक्स था अपना, ये एक्स एक्स था, तो नीचे की साइड वैल्यू है वाई की, वो वैल्यू कैसी है, नेगेटिव, और ऊपर की साइड में वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। तो इसका ग्राफ ऐसा अपने पास में बन गया, ये इसका ग्राफ था। तो देखिए ये वैल्यू नेगेटिव जो वाली वैल्यू है, इसके अपन इमेज ले लेते हैं एक्स एक्स के सापेक्ष। ये आप ग्राफ वाला टॉपिक देख सकते हो, वहाँ पे मैंने बता रखा है ग्राफ कैसे। तो इसका ग्राफ कैसा बन गया, ये ग्राफ बन गया। अब इसके अंदर आप जब भी एक्स एक्स के पैरेलल लाइन खींचोगे तो अपने पास में लाइन है वो एक से ज़्यादा जगह कट करेगी, यानी ऐसे लाइन खींचोगे तो वो एक से ज़्यादा जगह कट करेगी। इसका मतलब यह फलन कैसा हो गया, बहु एक एक। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कौन सा फलन एक एक ही होगा और कौन सा फलन बहु एक एक। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, y बराबर टेन इनवर्स ln 2x प्लस 1, ये अपन चेक करते हैं कि ये फलन एक एक ही होगा या बहु एक एक ही होगा। तो देखिए टेन इनवर्स x है, ये टेन इनवर्स इनके अंदर ये, तो देखिए लोग ln x है, वो ln के अंदर जब ln का मतलब क्या होता है, आधार में कितना होता है e, और आधार में e होता है, तो इसका ग्राफ बनता है ऐसा, इसका ग्राफ बनता है ऐसा, ये ln x का ग्राफ बनता है। यानी कि हमेशा कैसा होता है, वर्धमान, हमेशा फलन कैसा होता है, वर्धमान। ये फलन हमेशा कैसा है, वर्धमान। जब आप टेन इनवर्स x का ग्राफ बनाते हो, यहाँ देखो किसके लिए, 2x प्लस 1 बराबर 0, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। भाई लोग के लिए अंदर की जो क्वांटिटी है वो परिभाषित होने के लिए क्या होना चाहिए, ये आप लोग वाला मेरा जो वीडियो है वो देख सकते हो कि इसके लिए 2x प्लस 1 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, यानी कि x की वैल्यू हमेशा -1/2 से बड़ी होनी चाहिए। तो x की वैल्यू -1/2 के लिए टेन इनवर्स x है, ये भी कैसा होता है, वर्धमान। यानी कि ln है वो भी वर्धमान है और टेन इनवर्स x है वो भी वर्धमान है, और इनका संयुक्त फलन भी कैसा होगा, वर्धमान फलन ही होगा। दो फलन वर्धमान है तो उनका संयुक्त फलन भी कैसा होता है, वर्धमान। यानी कि y है वो क्या हो गया, वर्धमान फलन हो गया, और वर्धमान फलन है तो यह फलन कैसा हो गया, एक एक। अभी आपको कराया था निरंतर वर्धमान फलन है तो वो कैसा होता है, एक एक। इसी तरीके से अपन y बराबर ln साइन इनवर्स ln x, इसका चेक करेंगे तो आपको पता ही है x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि ln x परिभाषित होने के लिए क्या जरूरत है, x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब देखो ln x है वो कैसा है, वर्धमान फलन है, और साइन इनवर्स x है वो भी कैसा है, वर्धमान फलन है।
और ln x है, ये भी कैसा है, वर्धमान। तो इनका संयुक्त फलन भी कैसा होगा, वर्धमान। तो y कैसा हो गया, वर्धमान। वर्धमान हो गया तो y कैसा हो गया, एकेकी। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। अब तीसरी विधि का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन कि यदि y अपने पास में क्वेश्चन दे रखा है y बराबर e की पावर x प्लस 1/x प्लस 1 की पावर 1/3, ये अपने पास में क्वेश्चन दे रखा है। अब तीसरी विधि से अपन क्या करेंगे कि यदि तीसरी विधि अपने पास में थी, देखिए तीसरी विधि कहाँ पे थी, तीसरी विधि अपन ने बताई थी आपको, ये पहले जो विधि बताई थी कि यदि fx1 बराबर fx2 है तो अपने पास में लास्ट में निष्कर्ष क्या आना चाहिए, x1 बराबर x2 आना चाहिए। यानी यदि अपन शुरू में ये लेके चलते हैं कि fx1 बराबर fx2, तो लास्ट में अपने पास में आना चाहिए x1 बराबर x2। ऐसी कंडीशन आ जाती है तो फलन कैसा होगा, एकेकी। और यदि ऐसी कंडीशन नहीं आती है तो फलन एकेकी नहीं होगा। देखो fx1 की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ x की जगह क्या लिख दोगे, x1 प्लस 1 की पावर 1/3 बराबर e की पावर 1/x2 प्लस 1 की पावर 1/3। दोनों तरफ क्यूब कर दोगे तो आ जाएगा e की पावर 1/x1 प्लस 1 बराबर e की पावर 1/x2 प्लस 1। प्लस 1 से प्लस 1 कैंसिल, दोनों तरफ एंटी लॉग ले लोगे तो 1/x1 बराबर 1/x2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x1 बराबर x2। तो यह फलन कैसा हो जाएगा, एकेकी फलन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप फलन की एकेकी और बहु एकेकी की जांच कर सकते हो। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखते हैं कि फलन एकेकी होगा या बहु एकेकी होगा। तो अपने पास में क्वेश्चन है y बराबर x माइनस साइन इन x। देखिए इस फलन में अपन क्या चेक करते हैं, इसका y डैश निकाल लेते हैं, वो आ गया x का कितना हो गया, 1 माइनस साइन x की जो वैल्यू होती है इसका अवकलन किया आपने, क्या आ गया, cos x। तो ये आ गया 1 माइनस cos x। cos x की वैल्यू होती है -1 से लेके 1 के बीच में। तो यदि -1 यहाँ रखोगे माइनस वाली संख्या तो ये हमेशा कैसे आएगा, प्लस में ही आएगा। जब 1 रखोगे तब ये वैल्यू कैसी होगी, 0 होगी। तो यानी कि जो y डैश x है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहा है, 0। अब देखिए 0 कहाँ पे बन रहा है, जब cos x की वैल्यू 1 बनेगी। और cos x की वैल्यू 1 कब बनती है, आप जब ग्राफ बनाओगे तो ये cos x का ग्राफ बनता है ऐसा, ये cos x का ग्राफ बनता है। तो एक वैल्यू कहाँ पे आ रही है, 0 पे आ रही है। दूसरा 2π पे आ रही है, इधर 0 ये -π पे आ रही है, सॉरी -π पे तो नहीं आ रही, -2π पे आ रही है, -2π पे एक वैल्यू आ रही है। यानी कि ये जो 0 बन रहा है, y डैश 0 बन रहा है, वो कहाँ कहाँ बन रहा है, -4π पे बनेगा, -2π पे बनेगा, 0 पे बनेगा, 2π पे बनेगा, 4π पे बनेगा। यानी अलग अलग बिंदु पे 0 बन रहा है, अलग अलग बिंदु पे 0 बन रहा है। इसका मतलब ये फलन कैसा होगा, हमेशा वर्धमान होगा। और वर्धमान होगा तो ये फलन हमेशा और हमेशा क्या होगा, एकेकी होगा, क्योंकि जो y डैश 0 बन रहा है वो अलग अलग पॉइंट पे बन रहा है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं इसमें कि y बराबर x³ माइनस 4x² प्लस 12x माइनस 1, इसका अपन डिफ्रेंशिएट करते हैं y डैश, तो ये हो गया 3x² माइनस 8x प्लस 12। जब इसका फैक्टर करोगे इसके, तो फैक्टर करने के लिए अपने को d निकालना पड़ेगा। d निकालोगे इसका तो वो आएगा b² यानी कि 64 माइनस 4 12 36, 36 को 4 से गुणा करो तो ये जो d इसका आएगा 36 गुणा 4 यानी कि लेस देन 0। तो d लेस देन 0 आ रहा है, इसका मतलब इसके फैक्टर नहीं होंगे। फैक्टर नहीं होंगे इसका मतलब इसका ग्राफ बनेगा वो तो या तो ये x अक्ष है, इस x अक्ष से क्या बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा, या x अक्ष से नीचे की तरफ बनेगा। क्यों, क्योंकि इसके फैक्टर नहीं हो रहे। यदि फैक्टर नहीं हो रहे तो ये कभी भी x अक्ष को कट नहीं करेगा। x अक्ष को कट करेगा वहाँ तो इसका क्या हो जाएगा, मूल बन जाएगा ना, रूट बन जाएगा। तो इसका फैक्टर तो कोई है ही नहीं है, तो या तो x अक्ष से ऊपर की तरफ इसका ग्राफ बनेगा या x अक्ष से नीचे की तरफ बनेगा। और चूंकि x² का जो गुणांक है 3 वो क्या है, धनात्मक है, यानी इसका जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा ऊपर की तरफ बनेगा। यानी कि ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 0 से बड़ी रहेगी। बट d लेस देन 0 हो और फैक्टर नहीं बन रहे हैं तो यदि ये x² का गुणांक है वो धनात्मक है तब तो ऊपर की तरफ बनेगा, x² का गुणांक है वो ऋणात्मक होता है तब नीचे की तरफ। तो ये हमेशा कैसा बन रहा है, प्लस का वैल्यू
यानी हमेशा वैल्यू कैसी लेगा, प्लस की, यानी कि वाई डैश एक्स है वो हमेशा कैसा होगा, प्लस में होगा। वाई डैश यदि प्लस में है तो वाई डैश ग्रेटर देन 0, यानी कि ये हमेशा निरंतर वर्धमान होगा। निरंतर वर्धमान होगा तो यह फलन कैसा होगा, एक एक ही होगा। निरंतर वर्धमान फलन होगा तो यह फलन हमेशा क्या होगा, एक एक ही होगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चनों को चेक कर सकते हो कि कौन सा फलन एक एक ही है और कौन सा फलन बहु एक एक ही है। यदि यहाँ पे आप जब चेक कर रहे होते तो यहाँ पे आप पास यदि जब आप चेक करोगे तो यदि कोई भी आपके पास में फैक्टर बन जाते, यदि आपने यहाँ पे इसके फैक्टर बनते इसका मतलब ये ग्राफ कैसा बनता, नीचे की साइड में भाई इसके फैक्टर बन जाते, यानी कहाँ पे वर्धमान होता, कहीं ये ह्रासमान होता। भाई फैक्टर बनते तो ये इसका अलग अलग अंतराल में ये निरंतर वर्धमान और ह्रासमान, यानी कि एक जगह बढ़ेगा फिर एक जगह घटेगा फिर बढ़ेगा, ऐसे ग्राफ बनता है इसका कुछ। फिर इसमें आप जब एक्स एक्स के समांतर रेखा खींचोगे तो वो एक से ज़्यादा जगह कट करेगी तो फलन कैसा हो जाता, फिर बहु एक एक ही हो जाता। फिर यहाँ पे तो फैक्टर ही नहीं बन रहे थे, ये हमेशा क्या हो रहा था, ग्रेटर देन 0 हो रहा था, इसलिए ये फलन कैसा हो गया, निरंतर वर्धमान हो गया। इस तरीके के क्वेश्चन आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट जो इसमें टाइप आता है क्वेश्चन होगा वो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि y बराबर अपने को दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स माइनस 1, ये आपको चेक करना है। तो देखो कई बार आप क्वेश्चन में क्या चेक कर सकते हो कि y 0 पे वैल्यू कितनी हुई, x की 0 वैल्यू रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2। भाई यहाँ पे 0 रखा है तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 2। अब यदि आप 2 के बराबर लेके चलते हो इसको एक्स स्क्वायर माइनस 2 बट्टा एक्स माइनस 1, 2 के बराबर लेके चलो, अब सोल्व करो तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इधर आके हो गया बराबर 0, यानी कि x इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई एक तो 0 और एक x की वैल्यू आ गई 2, यानी फलन की जो y की वैल्यू 2 किन किन बिंदुओं पे आ रही है, एक तो x बराबर 0 पे आ रही है और एक x बराबर 2 पे आ रही है। यानी जब इसका फलन का ग्राफ बनाते हो फलन का से, तो जो y की वैल्यू 2 है वो किन किन बिंदुओं पर आ रही है, 0 पे आ रही है और 2 पे आ रही है, यानी कि 2 है वो किन से, 2 बिंदुओं से जुड़ रहा है, यानी फलन कैसा हो गया, बहु एक एक। तो कई बार इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हो। देखो हर फलन में यही है कि एकदम फिक्स पैटर्न नहीं होता, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के अलग अलग तरीके हैं। जो मतलब मैंने जो पॉसिबल तरीके थे वो लगभग आपको बता दिए, क्योंकि अपने अलग अलग अप्रोच होती है क्वेश्चन को सोल्व करने की। तो आप इस तरीके के क्वेश्चनों को इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हो कि y की वैल्यू 0 पे निकाल लो, कितनी आई, 2। अब इस 2 को इस y की जगह रख के चेक करो कि किन किन पे बिंदुओं पे आ रही है। तो ये 2 बिंदुओं पे यदि अलग अलग मतलब 2 बिंदुओं पे वैल्यू आ रही है तब तो ये हो गया बहु एक एक की। ये बहु एक एक ही बताने के लिए पर्याप्त है। लेकिन मान लो यदि आपके पास में यहाँ पे एक ही वैल्यू आती तो फिर आप उसको एक एक ही नहीं बोल सकते, क्योंकि हो सकता है ये तो अपने सिर्फ एक बिंदु पे चेक किया था, हो सकता है किसी दूसरे बिंदु पे इसकी वैल्यू अलग अलग आ जाए। ये सिर्फ बहु एक एक ही बताने के लिए है कि यदि ये बिंदु 2 आ गए इसका मतलब फिक्स हो गया कि ये फलन कैसा है, बहु एक एक ही है। लेकिन ये बिंदु यदि एक ही आता है तो उससे आप एक एक ही का निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। इस तरीके से अपन क्वेश्चन कई बार एग्जाम में कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन है? अब बात आती है फलन की, आच्छादक फलन, आच्छादक फलन, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन में क्या होता है, यदि फलन है परिभाषित है ए से लेके बी पे, यानी फलन को अपन ने परिभाषित किया है ए से लेके बी पे, तो जब बी को बोलते हैं सहप्रांत कोडोमेन और इसको बोलते हैं प्रांत। जब फलन के जो परिसर निकालते हो आप, रेंज निकालते हो, परिसर निकालते हो यानी कि रेंज, वो आपके पास में सह प्रांत के बराबर आ जाए, यानी को डोमेन के बराबर आ जाए, सह प्रांत या को डोमेन के बराबर आ जाए, तब फलन होता है आच्छादक, आच्छादक। और यदि ऐसा नहीं होता है तो फलन कैसा हो जाता है, अंतरसेपी, अंतरसेपी। आच्छादक को बोलते हैं ऑन टू फंक्शन और इसको बोलते हैं इन टू फंक्शन। तो यदि आपने परिसर निकाला और सह प्रांत के बराबर आ गया, यानी सह प्रांत में कोई भी अवयव शेष नहीं रहेगा, हर अवयव किसी न किसी अवयव से जुड़ा ही है एक एक, तब तो फलन कैसा हो जाएगा, आच्छादक हो जाएगा। यदि कोई अवयव लास्ट में 1 या 2 या कोई भी मतलब कितने भी अवयव यदि लास्ट में बच जाते हैं जो किसी भी अवयव से नहीं जुड़ रहे हैं, तब वो कैसा हो जाएगा, अंतरसेपी हो जाएगा।
ये मैं पहले बता चुका हूँ कि जो भी फंक्शन के अंदर अपन जो एकेकी और अच्छादक है वो किसके अकॉर्डिंग देखते हैं, सहप्रांत के अकॉर्डिंग देखते हैं। क्योंकि प्रांत में तो अपने पास में कोई चॉइस होती नहीं है, प्रांत में तो पहले से फंक्शन की शर्त होती है, वो अपने को फॉलो करनी ही पड़ेगी। यदि वो फलन है तो प्रांत का जुड़ना तो फिक्स है कि प्रांत का प्रत्येक अवयव भी जुड़ेगा और उसकी इमेज है वो अद्वितीय होगी, तो उसमें अपने पास में कोई कंडीशन है ही नहीं। कंडीशन जो है वो सहप्रांत में। तो यदि परिसर है वो सहप्रांत के बराबर आ जाता है तब तो अच्छादक है, और यदि बराबर नहीं आता है तब वो अंतरशेपी है। अब अच्छादक और अंतरशेपी ज्ञात करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन अपने पास में आता है, y बराबर एक्स स्क्वायर। भाई इसमें अपन क्या ज्ञात करेंगे, परिसर ज्ञात करना सीखा था, परिसर ज्ञात कर लेंगे। परिसर यदि बराबर आ जाएगा तो अपन बता देंगे एक एक ही है, और यदि नहीं है तो बता देंगे। फलन है f, वो r प्लस से परिभाषित है, कहाँ तक, r तक, इस पे परिभाषित है। तो अब इस फलन की अपन बताएं कि एक एक ही होगा या अच्छादक होगा। तो देखिए जब अपन इस फलन की वैल्यू निकालते हैं, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ी होगी। और जो एल एन एक्स का ग्राफ आपने देखा होगा, एल एन एक्स का ग्राफ जब एक्स की वैल्यू, ये तो डिफाइन किसके लिए होता है, एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए होता है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आएगी, आर प्लस सी, इसका वो दे रखा है डोमेन, और इसका ग्राफ बनता है एल एन एक्स का ऐसा। यानी एल एन एक्स की जो रेंज आती है वो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक आती है। यानी एक्स ग्रेटर देन 0, तो देखिए इस पर एक्स ग्रेटर देन 0 ही है। इसके अंदर एल एन एक्स की जो वैल्यू होती है वो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक होती है। एल एन एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होती है, और ये संख्या हमेशा 0 या 0 से बड़ी है। तो यदि आप इसमें माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जोड़ोगे तो आपके पास में y की वैल्यू भी क्या आएगी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ही आएगी। तो ये हमेशा वैल्यू 0 है, इसमें यदि माइनस इन्फिनिटी जोड़ोगे तो कितना आएगा, माइनस इन्फिनिटी, और ये वैल्यू 0 से बड़ी है, इसमें प्लस इन्फिनिटी जोड़ोगे तो कितना आएगा, प्लस इन्फिनिटी। तो ये सारी y की वैल्यू ले लेगा, कौन सी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। यानी y का जो परिसर है वो कितना आ गया, r। और यहाँ भी क्या दे रखा है, r, r बराबर किसके हो गया, r। तो फलन कैसा हो गया, अच्छादक। फलन कैसा हो गया, अच्छादक। तो इस तरीके से आप बता सकते हो फलन अच्छादक है या नहीं है। दूसरा देखिए, y बराबर एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो इसका भी अपन ग्राफ चेक करेंगे। y डैश निकाल लेते हैं पहले, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2। देखिए इसके फैक्टर बना लेते हैं, तो इसके फैक्टर बनेंगे, भाई डी निकालोगे वो क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 है। डी ग्रेटर देन 0 इसका मतलब फैक्टर बनेंगे, फैक्टर बनेंगे इसका मतलब मान लो दो फैक्टर आएंगे, एक आएगा एक्स बराबर अल्फा 1 और एक आएगा एक्स बराबर बीटा। तो अब देखिए इस प्रांत में ये मान लीजिए प्लस बनेगा, किसी में माइनस बनेगा, फिर प्लस बनेगा। तो यानी फलन की वैल्यू पहले तो बढ़ेगी, फिर फलन की वैल्यू घटेगी, फिर फलन की वैल्यू बढ़ेगी। तो फलन कैसा हो गया, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा। क्योंकि एक्स क्यूब है तो माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू कैसी आ रही है, माइनस इन्फिनिटी, और प्लस इन्फिनिटी पे कैसी आ रही है, प्लस इन्फिनिटी। बीच में फलन कहीं बढ़ेगा कहीं घटेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। तो ये फलन क्या हो रहा है, इसकी भी जो परिसर आ रही है वो क्या आ रही है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आ रही है। और ये फलन किस पे परिभाषित था, आर से आर पर ही परिभाषित था। तो इसकी रेंज और इसकी जो सहप्रांत दोनों बराबर आ गए, तो फलन कैसा हो गया, अच्छादक। इस तरीके से आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो, कौन सा फलन अच्छादक होगा, कौन सा फलन। नेक्स्ट अपन इसमें क्वेश्चन देखते हैं, y बराबर e की पावर में 6 की पावर मॉडुलस x y बराबर, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, y बराबर 6 की पावर मॉडुलस x प्लस माइनस, इसका देखते हैं अपन। फलन डिफाइन है r से r पे, ये एक एक ही होगा या बहु एक एक। तो देखिए आपको पता है मॉडुलस x है वो दो तरीके से डिफाइन होता है, कि x की वैल्यू 0 से बड़ी हो और x की वैल्यू 0 से छोटी हो। तो जब x की वैल्यू 0 से होगी तो पॉजिटिव खुलेगा, यानी कि 6x प्लस 6 माइनस एक्स। लेस देन 0 पे ये खुलेगा माइनस एक्स, तो ये खुलेगा 6 माइनस एक्स प्लस 6 माइनस एक्स। ये अपने पास में फलन आ गया y। तो देखिए जब किसी भी संख्या का अपन क्या करते हैं, 1 अपॉन भाई 6 की पावर माइनस एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं, 1/6 की पावर एक्स। देखो जब भी किसी भी संख्या में यदि एक से बड़ी संख्या है, उसमें अपन एक से बड़ी संख्या है उसमें उसका 1 अपॉन रेसिप्रोकल जोड़ देते हैं, तो ये वैल्यू हमेशा 2 या 2 से बड़ी आती है।
यदि ये संख्या धनात्मक है तो ये वैल्यू हमेशा 2 या 2 से बड़ी आती है। जैसे आप 1/2 लोगे तो कितना हो गया, 2 प्लस 1/2 प्लस आप 1/2 लोगे तो 2, यानी कितना आ गया 5/2। तो ये संख्या क्या होगी, 2 से बड़ी है। तो कोई भी संख्या ले लीजिए, यदि वो धनात्मक है तब तो यह वैल्यू हमेशा 2 या 2 से बड़ी होती है, और यदि वह वैल्यू ऋणात्मक है, भाई a प्लस 1/a की वैल्यू होती है, यदि a धनात्मक है तब तो कैसी होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और a प्लस 1/a की वैल्यू हमेशा 2 या -2 से छोटी होती है यदि a की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है, और यदि a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। 0 पे तो ये डिफाइन ही नहीं है। तो यदि a की वैल्यू 0 से बड़ी है तो ये वैल्यू हमेशा क्या होती है, 2 या 2 से बड़ी होती है। यदि a की वैल्यू 0 से छोटी है तो यह वैल्यू हमेशा -2 से क्या होती है, छोटी होती है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए यहाँ पे ये वैल्यू क्या है, इसका रेसिप्रोकल है, यानी कि वैल्यू कितनी है, 2, यानी ये वैल्यू हमेशा 2 या 2 से बड़ी आएगी। x ग्रेटर देन 0 के लिए वैल्यू हमेशा 2 या 2 से बड़ी आएगी। और जो यहाँ पे आप देख रहे हो x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए, तो वहाँ पे कितनी हो गई, 2 इंटू 6 की पावर -x, ये हो गई। तो ये हो गया 2/6 की पावर x। अब 6 की पावर जो x है वो वैल्यू हमेशा क्या होगी, 6 की पावर x नीचे आ गया। अब देखो 6 की पावर x हमेशा क्या होगा, जब x की वैल्यू आप लेते हो तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, हमेशा वैल्यू कैसी आएगी, धनात्मक वैल्यू आएगी, यानी यह वैल्यू भी हमेशा कैसी रहेगी, 0 से बड़ी ही रहेगी। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, आप इसमें कुछ भी पावर रखोगे तो वैल्यू कैसी आएगी, 6x है वो कैसी आएगी, धनात्मक, और इसमें 2 में भाग दोगे तो वैल्यू कैसी रहेगी, 0 से बड़ी ही रहेगी, यानी ये वैल्यू भी हमेशा कैसी रहेगी, धनात्मक ही रहेगी। और पहले वाली वैल्यू भी धनात्मक थी, यानी जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो ये जो इधर बन रहा था वो तो बन रहा था x ग्रेटर देन 0 के लिए, तो ऐसा बन रहा था 2 या 2 से ज़्यादा। और ये वैल्यू भी हमेशा क्या थी, 0 से बड़ी ही थी, यानी इसकी जो नेगेटिव वाली वैल्यू है वो कभी भी अपने पास में नहीं आएगी, यानी y की नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। इसका मतलब इसका जो परिसर आएगा वो एक चीज़ आपको क्लियर दिख रही होगी कि वो हमेशा धनात्मक संख्या आएगी, यानी कि r प्लस आएगा। और जबकि अपने पास में यहाँ इसका जो सहप्रांत दे रखा है वो r दे रखा है, तो r प्लस है वो r के बराबर नहीं है, इसलिए यह फलन आच्छादक भी नहीं है। इस तरीके से भी आप जाके कर सकते हो। हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का अलग अलग तरीका है, तो आप ये चीज़ें सीख सकते हो कि कौन सा फलन एक होगा, कौन सा फलन एक ही। दूसरा क्वेश्चन अपन देख लेते हैं कि y बराबर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 ये दे रखा है। तो देखिए इसका डी निकालते हैं अपन, पहले फैक्टर होंगे या नहीं होंगे ये चेक कर लेते हैं। और ये फलन अपने पास परिभाषित कर रखा है, यदि y बराबर है वो r से r पे परिभाषित है। तो देखिए इसका d निकालते हो तो b स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, माइनस 4 ऐसे करते हो तो d कैसा आता है, लेस देन 0। d लेस देन 0 आ रहा है, इसके फैक्टर नहीं होंगे, इसके फैक्टर नहीं होंगे, या तो ग्राफ ऊपर की तरफ बनेगा या ग्राफ नीचे की तरफ बनेगा। लेकिन जब x स्क्वायर के अंदर आप देखो इसका गुणांक कैसा है, धनात्मक है, तो ऊपर की तरफ बनेगा, यानी ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, प्लस ही रहेगी। कभी भी वैल्यू 0 नहीं होगी और 0 से छोटी भी नहीं होगी, तो इसका जो परिसर आएगा वो हमेशा कभी भी r के बराबर, परिसर है वो r के बराबर तो नहीं आएगा, वो हमेशा क्या आएगा, धनात्मक आएगा, यानी कि परिसर है वो r के बराबर नहीं है, तो फलन है वो आच्छादक भी नहीं है। और एक एक का पूछे तो देखिए y x के समांतर रेखा खींचोगे तो वो फलन कैसा होगा, एक से ज़्यादा भाग पे कट कर रहा है तो एक एक ही भी नहीं है और आच्छादक भी नहीं। तो इस तरीके से आप क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 अपॉन 3x माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ पे y जो फलन परिभाषित है वो r से r पे परिभाषित है। इसको चेक करना हो तो देखिए ऊपर वाले का d निकालोगे तो वो कैसा आ रहा है, d लेस देन 0 आ रहा है। नीचे वाले का यदि आप d निकालोगे वो भी कैसा आ रहा है, d है वो लेस देन 0 आ रहा है। क्योंकि ऊपर वाले का जो गुणांक है वो कैसा है, प्लस में, यानी ऊपर वाली जो संख्या हमेशा कैसे आएगी, प्लस में। नीचे वाली संख्या में गुणांक कैसा है, माइनस में, यानी इसका ग्राफ बनेगा वो माइनस में। और प्लस माइनस में टोटल आप करोगे तो संख्या कितनी आएगी, माइनस में, यानी जो y की वैल्यू आएगी वो हमेशा किस में आएगी, माइनस में आएगी। तो जो इसका जो परिसर है वो कभी भी r नहीं आ सकता, ये हमेशा वैल्यू कैसी आएगी, माइनस की वैल्यू आएगी, यानी जो प्लस वाली वैल्यू है वो तो इसमें कभी भी नहीं आएगी। तो यह इसका जो परिसर है वो r के बराबर नहीं हो सकता, तो यह फलन आच्छादक भी नहीं हो सकता। भाई इसमें देखो एक्स स्क्वायर का गुणा d लेस देन 0, यानी फैक्टर नहीं बनेंगे, तो या तो ग्राफ ऊपर की तरफ बनेगा या नीचे की तरफ बनेगा। ऊपर वाले में गुणांक था प्लस में तो ऊपर की तरफ ग्राफ बनेगा, और नीचे वाले में गुणांक देखो एक्स स्क्वायर का कैसा है, माइनस में, तो गुणांक किसका बनेगा, माइनस का बनेगा। तो ये देखो ये ऊपर वाली संख्या प्लस में आएगी, नीचे वाली संख्या हमेशा माइनस में आएगी,
तो एक संख्या प्लस में और एक माइनस में, तो दोनों का जो टोटल करोगे तो कितना आएगा, माइनस में ही आएगा। तो माइनस में आएगा, इसका मतलब ये y की वैल्यू जो रेंज है वो हमेशा माइनस में आएगी, यानी प्लस वाली वैल्यू कभी नहीं आएगी। और जब प्लस वाली वैल्यू कभी नहीं आएगी तो फलन है वो आच्छादक भी नहीं होगा। तो इस तरीके से आप आच्छादक और इनकी कैलकुलेशन कर सकते हो। अब आता है एकेकी फलनों की संख्या और एकेकी फलनों की संख्या कैसे निकालते हैं। एकेकी फलनों की संख्या, देखिए यदि एकेकी फलन में पहली कंडीशन है कि जब आप फलन परिभाषित कर रहे हो ए से लेके बी तक, यदि ए के अंदर है n अवयव और बी के अंदर है m अवयव, यानी सह प्रांत में अवयव है और इसके अंदर n अवयव है, तो देखिए ये अपने पास में हो गया n अवयव, 1 2 से लेके कहाँ तक है n तक। ये अपने पास में हो गए m अवयव, 1 से लेके 2 से लेके m तक। ये है अपना प्रांत यानी डोमेन। ये अपना है सह प्रांत यानी कोडोमेन। तो देखिए जब अपन इसको फलन टोटल पहले निकालते हैं, कुल फलन, कुल फलनों की संख्या, कुल फलनों की संख्या। देखिए जो एक है इसके लिए कितनी चॉइस है कि इसको 1 से जोड़ सकते हो, 2 से जोड़ सकते हो, यानी टोटल चॉइस है वो अपने पास में, इसके लिए m चॉइस है फलन होने के लिए, किसी भी एक से जोड़ सकते हो आप। 2 है उसको भी इन किसी एक से जोड़ सकते हो, ऐसे ही n है इसको भी किसी इन m संख्याओं से जोड़ सकते हो, यानी m को कितनी बार गुणा कर रहे हो, n बार, यानी कि m की पावर n। कुल फलन कितने आ जाएंगे, m की पावर n, यानी कार्डिनलिटी ऑफ b उसकी पावर कार्डिनलिटी ऑफ a। तो ये आ जाएंगे अपने पास कुल फलनों की संख्या। कुल फलनों की संख्या क्या आ गई, कार्डिनलिटी ऑफ b और उसकी कार्डिनलिटी ऑफ a की पावर कर देंगे, तो अपने पास में कुल फलनों की संख्या आ जाएगी। अब आप कई बार दिमाग में आता है कि अपन इन जो फलन है उनको इधर क्यों जो नहीं जोड़ रहे। यदि आप इन फलनों को जोड़ोगे, यदि एक के लिए आपके पास चॉइस है एक से ज़्यादा, भाई आप इन फलनों को यदि जोड़ना चाहते हो तो फिर इसके लिए मान लो आप इनमें से n से जोड़ दो, तो आप इन ऐसे करोगे, इन फलनों को इधर जोड़ोगे तो आप हो सकता है कि एक को आप किससे जोड़ दो, ये इधर वाला जो एक है वो किससे जुड़ जाए, 1 से भी जुड़ जाए, फिर ये 2 से भी जुड़ जाए, फिर ये 3 से भी जुड़ जाए, फिर ये 4 से भी जुड़ जाए, तो इसकी जो इमेज है वो अद्वितीय नहीं रहेगी। अपने को मतलब किससे होता है, प्रांत की इमेज है वो अद्वितीय होनी चाहिए। इसलिए मैंने क्या किया कि इस एक के लिए मेरे पास कितनी चॉइस है, m चॉइस है, 2 के लिए भी कितनी चॉइस है, m चॉइस है, n के लिए भी कितनी चॉइस है मेरे पास, m चॉइस है, कौन सी, ये। अब इस एक को आप इनमें किसी से जोड़ दो, अपने कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये वाला जो एक है वो चाहे इन सब से जुड़े तब भी ये क्या होगा, फलन होगा, क्योंकि ये सब जुड़ भी रहे हैं और इनकी इमेज अद्वितीय आ रही है। लेकिन यदि ये वाला एक है, ये किस एक मान लो इससे जुड़ गया 1 से, फिर ये एक है वो 2 से भी जुड़ गया, फिर ये 3 से भी जुड़ गया, ऐसा हो गया, तब ये फलन अद्वितीय नहीं रहेगा, यानी फलन परिभाषित नहीं होगा। तो कुल फलनों की संख्या आती है वो आ जाती है m की पावर n, जहाँ m है वो कार्डिनलिटी है सह प्रांत की और n है वो कार्डिनलिटी है प्रांत की। तो आप तो बस ये ध्यान रखें कि जो सह प्रांत है उसकी कार्डिनलिटी निकाल लीजिए, उसमें कितने अवयव हैं वो निकाल लीजिए और उसकी पावर कर दीजिए प्रांत, तो आपके पास आ जाएगा कुल फलनों की संख्या। अब मेरे को निकालना है एकेकी फलन। एकेकी फलन का मतलब ये है कि प्रत्येक फलन है उसकी मेरे पास में केवल और केवल इमेज होनी चाहिए। फलन एकेकी है यानी कि 1 2 से ले 3 से लेके n है और ये 1 2 से लेके m है। देखो दो कंडीशन हो सकती है, एक तो हो सकता है m है बराबर हो n के, एक कंडीशन हो सकती है m है वो बड़ा हो n से, एक कंडीशन हो सकती है n है वो छोटा हो m से। टोटल कितनी कंडीशन बन गई, 3 कंडीशन बन गई। यदि देखिए पहली कंडीशन ये है कि जो m है एकेकी फलन होना चाहिए। एकेकी फलन का मतलब क्या हो गया कि ये 1 से जुड़ना चाहिए, 2 से जुड़ना चाहिए। यदि m है यह है n से बड़ा है, m है वो n से बड़ा है, एक कंडीशन तो ये रही, m है वो n से बड़ा है। दूसरा m है वो बराबर n है। तीसरा है n है वो लेस देन है m। तो देखिए m बराबर n है, m बराबर n है यानी इसमें भी n अवयव है, इसमें भी n अवयव है। पहली कंडीशन कौन सी आ गई, m बराबर n, यानी कि इसमें भी n अवयव है और इसमें भी n अवयव है, 1 2 3 से लेके n तक, और इसमें भी कितने अवयव हैं, 1 से लेके 2 से लेके 3 से लेके n तक। तो देखिए जो एक पहले वाला अवयव है मेरे पास, इसके पास टोटल कितनी चॉइस है, n चॉइस है, यानी इन n में से किसी भी इससे जोड़ दीजिए। अब दूसरे के लिए मेरे पास कितनी चॉइस बचेगी, n-1 ही बचेगी। क्यों कि जो पहले वाली मैंने जोड़ दी, अब उससे मैं वापस नहीं जोड़ सकता। यदि उससे वापस जोड़ दिया तो उस सेम अवयव से अपने कितने अवयव जुड़ जाएंगे, 2, तो वो कैसा हो जाएगा, बहु एकेकी हो जाएगा।
जबकि अपने को क्या चाहिए, एक एक ही फलन चाहिए। इसलिए यदि मैंने किसी एक से जोड़ दिया तो फिर वो वाला अवयव किसी से नहीं जुड़ेगा, यानी फिर मेरे पास दूसरे के लिए कितनी चॉइस बचेगी, n-1। ऐसे तीसरे के लिए कितनी चॉइस बचेगी, n-2। और लास्ट में n वाले के लिए कितनी चॉइस बचेगी, सिर्फ और सिर्फ एक। तो अपने पास में इनका मैथमेटिकल जो अपना मूलभूत सर्वसमीकरण है उससे क्या हो जाएगा, इन सबको आपस में क्या करना पड़ेगा, यदि एक साथ लेंगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 1 से लेके 2 फिर 3 से लेके n तक का मल्टीप्लाई, और वो किसके बराबर होता है, फैक्टोरियल n के लिए। तो यदि m बराबर n हो तो एक एक ही फलनों की संख्या, एक एक ही फलनों की संख्या, फलनों की संख्या बराबर आ जाएगी फैक्टोरियल n। यदि m बराबर n हो तो अपने पास में आ जाएगी फैक्टोरियल n। अब मेरे पास दूसरी इसमें कंडीशन है कि m है उसकी वैल्यू हो ग्रेटर देन n, यानी कि मेरे पास में ये है n 1 2 3 से लेके n तक, और ये मेरे पास वैल्यू है m 1 2 3 से लेके m तक। ये कह रहा है m की वैल्यू बड़ी है, m की वैल्यू बड़ी है यानी कि m है वो n से ज़्यादा है। अब मेरे को यदि फलन बनाना है, एक एक ही फलन बनाना है, तो देखिए मैं m है, m अवयव है, उनमें से कितने चूज कर लूँगा, m अवयव में से n अवयव चूज कर लिए मैंने। भाई m में से n चूज करने के तरीके कितने हो गए, m(c(n), यानी मैंने इनमें से n अवयव चूज कर लिए और फिर उनसे मैं उनकी इमेज बना दूंगा, और ये फैक्टोरियल n तरीके से मैं इनको क्या कर सकता हूँ, आपस में घुमा सकता हूँ। जैसे मेरे पास में 3 है कि 1 2 3, और इसके अंदर अवयव है मेरे पास में 1 2 3 और 4, तो m की वैल्यू ज़्यादा है, तो मैं इन अवयव में से कोई भी 3 अवयव चुन लूँगा। जैसे मान लो मैंने चुन लिया 1 चुन लिया, 3 चुन लिया और 4, अब मैं इनको जोड़ सकता हूँ, 1 को इससे जोड़ दूंगा, 3 से जोड़ दूंगा, 4 से। अब फिर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, 1 को जोड़ दूँ 3 से, 2 को जोड़ दूँ 1 से, और 3 को जोड़ दूँ 4 से, यानी इनको फैक्टोरियल 3 तरीके से मैं घुमा सकता हूँ। तो मैंने 4 में से 3 चूज कर लिए और फिर उनको फैक्टोरियल 3 तरीके से घुमा दिया, तो ये किसके बराबर होता है, m(p(n) के बराबर होता है। तो मेरे पास में m टोटल अवयव थे, उनमें से मैंने n अवयव चूज कर लिए और फिर उनको फैक्टोरियल n तरीके से घुमा दिया, तो मेरे पास में एक एक ही फलनों की संख्या आ गई m(p(n)। तो यदि m ग्रेटर देन हो n से, जहाँ n m क्या है, सह प्रांत की कार्डिनेटी है, और n है वो किसकी है, प्रांत की है, यानी कि डोमेन की, और m है वो सह प्रांत यानी कोडोमेन की। तो एक एक ही फलनों की संख्या, तो एक एक ही फलनों की संख्या बराबर m(p(n) के बराबर होती है। तीसरी इसमें कंडीशन है कि n की वैल्यू है वो ग्रेटर देन हो m से, यानी कि जो प्रांत के अंदर अवयव है 1 2 3 से लेके n तक, ये बड़े हैं किससे, 1 2 3 से लेके m तक, यानी इसके अंदर अवयव ज़्यादा है और ये कम है। तो देखिए आप, इसमें अवयव ज़्यादा है तो कोई ना कोई ऐसे अवयव तो बचेंगे ही जो अपने को 2 से जोड़ने पड़ेंगे। भाई इन n अवयवों में से अपन ने n अवयव है टोटल, इनमें से m अवयव अपन ने एक एक अवयव से जोड़ सकते हैं, लेकिन उसके बाद में जो अवयव बच गए m+1 m+2 वाले जो अवयव बच गए, उनको तो अपन इन्हीं में से वापस किसी एक से जोड़ना पड़ेगा, और किसी एक से जोड़ेंगे तो वो कैसे हो जाएगा, डबल बार हो जाएगा, यानी कि बहु एक एक ही हो जाएगा। तो इस कंडीशन में अपने पास में जो एक एक ही फलनों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 0, यानी कोई एक एक ही फलन अपने पास में बनेगा ही नहीं। क्यों, कि भाई अपने पास में m की वैल्यू क्या है, n से छोटी है, यानी इन n में से अपन ने m वैल्यू है उनको तो अलग अलग दे सकते हैं, लेकिन उनके बाद में जो m+1 हुआ है, m+2 हुआ है, m+3 हुआ है, उनको क्या करेंगे, उनको किसी इन्हीं अवयवों में से अपने को वापस जोड़ना पड़ेगा, तो वो फलन कैसा हो जाएगा, बहु एक एक ही हो जाएगा, यानी एक एक ही फलन बनेंगे ही नहीं। तो फलन कभी भी एक एक ही फलन नहीं बन सकता, इस चीज़ का आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट जो अपने पास में इसमें आता है कि अछादक फलन अपने पास में दिए हुए हों तो उनको अपन एक एक ही और बहु एक एक ही कैसे चेक, इसमें संख्या कैसे निकालें। अब अपने पास में आता है कि अछादक फलनों की संख्या, अछादक फलनों की संख्या, फलनों की संख्या, वही 3 कंडीशन, यदि m बराबर है n के और अछादक फलन है m बराबर n है, यानी कि इधर भी कितने अवयव है, n है, यानी 1 2 से लेके n तक है, और इधर भी कितने अवयव है, n है, यानी कि 1 है 2 है, और यहाँ से कितने हैं n।
अपने को निकालना है आच्छादक फलन। आच्छादक फलन का मतलब है कि कोई भी अवयव शेष नहीं बचना चाहिए। तो इस पहले के लिए अपने पास में कितनी चॉइस है, n है। दूसरे के लिए कितनी हो जाएंगी n-1, तीसरे के लिए कितनी हो जाएगी n-2, और चौथे के लिए लास्ट वाले के लिए हो जाएगी 1। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करोगे 2, 3 और लास्ट में n तक, तो ये कितना आ गया फैक्टोरियल n। भाई आच्छादक है तो अपने पास में इधर कुछ भी बचना नहीं चाहिए, यानी कि इधर भी n अवयव है तो इन सबको कितनी अवयव से जोड़ना पड़ेगा, n अवयव से जोड़ना पड़ेगा। तो उनको सबको घुमाने का तरीका कितना होता है, फैक्टोरियल n। भाई टोटल n अवयव है, उनमें से अपने को n अवयव ही चूज करने पड़ेंगे, यानी n में से n ही चूज करने पड़ेंगे। तो इसका तरीका कितना हो गया 1, और उनको घुमाने का तरीका कितना हो गया फैक्टोरियल n। तो जो टोटल अपने पास में आच्छादक फलन आ गए वो आ गए फैक्टोरियल n। कब, जब m बराबर n हो। तो ये आ गई अपने आच्छादक फलनों की संख्या। दूसरा केस में आता है कि यदि m की वैल्यू n से बड़ी हो, तो n की वैल्यू n से बड़ी हो, यानी कि इधर हो 1, 2, 3 से लेके n तक हो, और इधर अपने पास में जो सह प्रांत है उसमें 1 से लेके 2 से लेके m तक हो। ये कह रहा है m की वैल्यू बड़ी है, तो देखिए एक पहला अवयव है वो सिर्फ और सिर्फ एक अवयव से जुड़ेगा, चाहे किसी से जोड़ दो। तो आप इसको 1 से जोड़ दीजिए, फिर 2 को 2 से जोड़ दीजिए, 3 को 3 से जोड़ दीजिए, m को किसी यहाँ पे n वाले अवयव से जोड़ दीजिए। अब देखो ये m की वैल्यू बड़ी है तो कुछ अवयव तो लास्ट में शेष बचेंगे ही बचेंगे। भैया आप ऐसे तो है नहीं किसी एक अवयव को 2 अवयव से तो जोड़ नहीं सकते। एक अवयव को मैक्सिमम अपन कितने अवयव से, एक अवयव को सिर्फ और सिर्फ एक ही अवयव से जोड़ना होता है। तो आप एक अवयव को यदि सबको अलग अलग भी जोड़ोगे तो इसमें n अवयव भी आप काम में ले सकोगे, क्योंकि m की वैल्यू क्या है, n से बड़ी है। तो इस m में से अपन n अवयव ही काम में ले सकते हैं। उसके अलावा जो बच गए n+1, n+2, n+3, वो तो अपने को क्या करना पड़ेगा, खाली ही छोड़ने पड़ेंगे, यानी सिर्फ और सिर्फ n अवयव खाली ले सकते हो अपन। इसके बाद कुछ न कुछ अवयव तो हमेशा शेष बचेंगे ही बचेंगे, यानी कि सह प्रांत है वो किसके बराबर नहीं आएगा, परिसर के बराबर, परिसर है उसके बराबर नहीं आएगा। तो ये बराबर नहीं आएगा तो आच्छादक फलन कभी भी नहीं होंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। अब अपन बात करते हैं, यदि m की वैल्यू है वो हो लेस देन 0 से, यानी यहाँ पे हो सॉरी n से छोटी हो, m की वैल्यू है वो n से छोटी हो, तब अपन कैसे निकालते हैं, 1 से लेके 2 से तक, और ये यहाँ पे है n और ये है 1 से लेके m तक। तो इस कंडीशन में टोटल फलन कितने हो गए, m की पावर n माइनस इसका जो तरीका होता है वो निकालने का होता है, ये अपने पास में यहाँ पे थे m, उसमें से एक चूज करो, फिर यहाँ पे m-1 पावर n, पहले वाली टर्म तो पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव, mc2 m-2 की पावर n, तीसरी पॉजिटिव आएगी mc3 m-3 पावर n, फिर आगे वाला नेगेटिव, और इस तरीके से आप चलते जाओगे। तो ये आपके पास में आ जाती है आच्छादक फलनों की संख्या, ऑन टू फलनों की संख्या। ये अपने आच्छादक फलनों की संख्या। इसका प्रूफ लंबा सा प्रूफ है तो इसका अपने कोई ज़रूरत नहीं। आच्छादक फलनों की संख्या किस तरीके से निकालोगे, कुल फलन उसमें से अपन क्या घटा देंगे, पहला mc1 m-1 पावर n माइनस, फिर दूसरा प्लस, यानी अल्टरनेट में प्लस माइनस चलेंगे, तो ये आ जाएगा उस टाइम आच्छादक फलनों की संख्या। तो इस तरीके से आप फलनों की संख्या निकाल सकते हो। अब अपन देखते हैं कि यदि f है वो a से b पे परिभाषित है, तथा g है वो b से c पे परिभाषित है, तब पहला, यदि f और g क्या है, f है और g है वो एक एक ही है, f और g क्या है, एक एक ही, तो यहाँ से फोग और गोफ वो भी कैसे होंगे, एक एक ही। दूसरा, यदि f और g ऑन टू है, यानी कि आच्छादक है, तो गोफ और फोग ये भी कैसे होंगे, आच्छादक होंगे। बस कंडीशन ही क्या है, आच्छादक होंगे, कि गोफ और फोग क्या होने चाहिए, परिभाषित होने चाहिए। गोफ और फोग हैं वो परिभाषित होने चाहिए, परिभाषित होने चाहिए, दोनों परिभाषित होने चाहिए। यदि दोनों एक एक ही हैं तो गोफ और ये भी एक एक ही होंगे, दोनों आच्छादक हैं तो दोनों फोग और गोफ भी एक एक ही आच्छादक होंगे। अब इसमें से किसी एक का प्रूफ देख लेते हैं, एक एक ही वाले का देख लेते हैं अपन।
कि एफ है वो एक एक ही है, एफ है वो क्या है, एक एक ही फलन है ए से बी पे। जी है वो भी कैसा है, एक एक ही फलन है बी से सी पे। ये भी क्या है, एक एक ही है, और ये भी क्या है, एक एक ही। तब अपन परिभाषित करते हैं गोफ। तो गोफ किस पे हो जाएगा, ए से सी पे डिफाइन हो जाएगा। अब गोफ फलन है एक एक ही होना चाहिए, अपन ये बात कर रहे हैं। अब एक एक ही के अपने पास में कंडीशन क्या होती है, यदि एक एक ही है तो अपने पास में क्या कंडीशन होती है कि अपन लेके चलते हैं कि जी ऑफ एफ एक्स वन बराबर है जी ऑफ एफ एक्स टू के, और लास्ट में अपने पास में आ जाता है एक्स वन बराबर एक्स टू, तो अपन कह देंगे ये फलन एक ही है। तो देखिए चूँकि ये हो गया जी ऑफ एफ एक्स वन बराबर जी ऑफ एफ एक्स टू। देखिए जी है वो क्या है, एक ही फलन है, इसलिए एफ एक्स वन बराबर किसके हो जाएगा, एफ एक्स टू की, क्योंकि एक ही फलन है। तो यदि अपन ये मान के चल रहे हैं कि जी एफ एक्स वन बराबर जी एक्स टू के है, तो यहाँ से इसमें एक्स की जगह क्या है, एफ एक्स वन है, और इसमें एक्स टू की जगह कितना है, एफ एक्स टू, तो ये बराबर होनी चाहिए। अब चूँकि एफ है वो भी कैसा है, एक ही, तो यहाँ से क्या आना चाहिए, एक्स वन किसके बराबर आना चाहिए, एक्स टू के बराबर आना चाहिए। तो ये गोफ भी कैसा हो गया, एक ही फलन हो गया। इसी तरीके से आप ऑन टू वाला है वो सर्च कर सकते हो। नेक्स्ट इसके अंदर कुछ फॉर्मूले हैं वो अपन और देख लेते हैं, एक एक ही और बहु एक एक ही के कुछ फॉर्मूले हैं वो अपन और इसमें देख लेते हैं। कि यदि पहला जो इसके अंदर फॉर्मूला है रिजल्ट है, कुछ रिजल्ट अपन इसमें ध्यान रखने कि पहला है कि यदि ए अपने पास में एफ है वो ए से बी में परिभाषित है, तथा जी है वो बी से सी में परिभाषित है। दो फंक्शन है परिभाषित है बी से सी में, तब जो गोफ हो जाएगा वो परिभाषित हो जाएगा ए से सी में। पहला ये कहता है यदि गोफ है, यदि गोफ है वो एक एक ही है, एक एक ही है, तब एफ है वो भी क्या होगा, एक एक ही। जी के बारे में अपन कुछ नहीं कह सकते, लेकिन एफ क्या होगा, एक एक ही। दूसरा, यदि गोफ है वो है आच्छादक, आच्छादक है, तो यहाँ से जी है वो क्या होगा, आच्छादक। तीसरा, यदि तीसरा है यदि गोफ है वो तो है एक एक ही, तथा एफ है आच्छादक। ये दोनों कंडीशन दे रखी हैं, तब अपने पास में जी होगा वो वन वन होगा, जी है वो एक एक ही होगा। और यदि गोफ एक एक ही है तो एफ तो एक एक ही अपने आप ही हो गया, और यदि एफ आच्छादक भी हो एक एक ही भी हो तो जी कैसा हो जाएगा, एक एक ही हो जाएगा। चौथी कंडीशन कहता है कि यदि गोफ है वो तो कैसा हो, आच्छादक हो, तथा जी है वो कैसा हो, एक एक ही हो, एक एक ही हो, तो एफ है वो क्या होगा, आच्छादक होगा। ये अपने पास में चार रिजल्ट हैं जो आपको ध्यान में रखना। अब देखिए यदि आपको इसका किसी का प्रूफ देखना है तो देखते हैं, हम पहले का प्रूफ देख लेते हैं। ये कह रहा है गोफ है वो एक एक ही है, गोफ कैसा है, एक एक ही। ये कह रहा है गोफ है वो एक एक ही है, गोफ एक एक ही है, इसका मतलब यदि अपन जी ऑफ एफ एक्स वन बराबर जी ऑफ एफ एक्स टू लेके चलते हैं तो एक एक ही है, तो लास्ट में क्या आएगा अपने पास में, एक्स वन बराबर एक्स टू आएगा। क्योंकि जी है वो एक एक ही है इसलिए एफ एक्स वन बराबर किसके आएगा, भाई गोफ है वो क्या है, एक एक ही है, इसका मतलब एफ एक्स वन बराबर किसके आएगा, एफ एक्स टू के बराबर आएगा। क्योंकि गोफ है वो क्या है, एक एक ही है, और तो गोफ एक एक ही है, तो यहाँ से ये आ गया।
अब यहाँ से यदि अपने को ये जाना है x1 बराबर x2 पे, तो यदि fx1 बराबर fx2 लेके चलते हैं और यदि अपने पास में x1 बराबर x2 आ रहा है, तो भाई ये गोफ है वो क्या है, एक एक ही है, तो इससे ये आना ही चाहिए रिजल्ट x1 बराबर x2। और fx1 बराबर fx2 लेके चलते हैं और अपने पास में x1 बराबर x2 आता है, तो अपने पास में f क्या हो जाएगा, एक एक ही हो जाएगा। तो भाई यदि गोफ एक एक ही है तो यहाँ से अपने पास में क्या आएगा, fx1 बराबर fx2 आएगा, और एक एक ही है तो x1 बराबर x2 के बराबर ये वैल्यू आएगी। और यदि fx1 बराबर fx2 से अपन इस वैल्यू पे जा रहे हैं x1 बराबर x2, तो ये फलन f कैसा हो गया, एक एक ही फलन हो गया। इस तरीके से ये जो बाकी रिजल्ट है इनको भी आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।